जोश जिंदा रखो, बिकॉज आपका जोश ही आपको डिफाइन करता है दोस्तों। मुझे डिफाइन करते हैं मेरे ख्वाब, मेरे सपने। और ऐसे वैसे सपने नहीं कि जो बड़े समझ में आने वाले सपने हों, थोड़े से बहके हुए सपने, थोड़े से ऐसे सपने कि एक दिन ज़मीन आसमान मिलकर एक हो जाएंगे, एक दिन पत्थर बोल उठेंगे। जो पत्थरों में जुबान ढूंढे, हम वो चीज़ हैं दोस्त। है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज़ हैं दोस्त। हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे। ये बेवकूफ़ियाँ हमको बहुत अजीज़ हैं दोस्त। और नसीहतें नहीं सुनते, न सबक लेते हैं। मैं क्या करूं कि मेरे ख्वाब बदतमीज़ हैं दोस्त। और ये जो कुछ करना है, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो होती है द फियर ऑफ अननोन। अगर मैं मेडिकल कर रहा होता, इंजीनियरिंग कर रहा होता, तो मुझे रास्ते पता थे कि ठीक है 10+2 करूंगा, IIT दूंगा या CPMT में बैठूंगा, पास होऊंगा, पास होकर मैं 7 साल मेडिकल करूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। अब फिल्मों में गाने लिखने हैं मुझे, इसका तो कोई मैप है नहीं, कोई रूल बुक है नहीं, कोई गाइड बुक है नहीं, वो भी एक गांव से आए हुए लड़के के लिए। फियर ऑफ अननोन को जीतने का तरीका है, मंत्र है द लीप ऑफ फेथ। यानी नदी में कूद जाओ, तैरना सीख ही जाओगे। तो मैंने यही किया। मेरे साथ क्या था, मेरे साथ एक बात पक्की थी कि मैं लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार था। तो मैं निकल पड़ा वहाँ से। और मैं एक किसान का बेटा था, तो मुझे एक बात ये भी पता थी कि जो धान की फसल होती है, धान के पौधे एक खेत में बोए जाते हैं और दूसरे खेत में बड़े होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जिस खेत में आपने धान बो दिया वहीं बड़ा भी हो जाए। समझ में आ गई थी बात कि जहाँ आप पैदा हुए हैं उस जगह से अगर आप चिपक के रह गए, अगर आप वहीं के होकर रह गए, तो शायद आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। और मुझे ये भी पता था कि पांडव जब तक हस्तिनापुर में थे, वो पांडव थे, राजकुमार, लेकिन जब उनको अज्ञातवास मिल गया तो महाभारत जीत के वापस लौटे। मुझे ये भी पता था कि जब तक भगवान राम अयोध्या में थे, श्री राम राजा राम थे, राजा थे अयोध्या के राम, जब उनको वनवास मिला 14 वर्षों का, 14 वर्ष बाद जब वो वापस लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन चुके थे। मेरे लिए भी वक्त आ गया था कि मैं अपना हस्तिनापुर, अपनी अयोध्या, अपनी टहनी, अपना गौरीगंज, मेरा गांव, वो मैं छोड़ दूं और मुंबई आ जाऊं। तो दोस्तों मैं मुंबई आ गया। स्ट्रगल फिल्मी दुनिया का, मुंबई का, हज़ारों कहानियां आपने सुनी हैं। उफ, मेरे साथ भी था। मैं छोड़ के तो चला आया था अपना गांव, जहां सब ठीक ठाक ही था। मतलब एक छोटा सा घर था, 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल जाती थी, बहुत स्प्लर्ज करने को पैसे नहीं थे, पर कभी भूखे भी नहीं सोए। एक स्कूटर था, पर उतनी अमीरी काफ़ी थी हमारे लिए कि भाई शुक्ला जी के घर में स्कूटर है। अब ये हमने सब कुछ छोड़ के और मुंबई का रुख कर लिया, ये सोच के कि सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं, पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूं, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजू है लश्कर मेरा। मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा। और सोते कहाँ थे? फुटपाथ पे। बहुत सारे बेगर्स थे, भिखारी थे, उन्हीं के साथ 10-12 बिस्तर लगते थे एक फुटपाथ पे। 13वां 14वां मेरा भी लगता था। कुछ ऐसे दिन गुजर रहे थे। ऐसे दिनों की मुश्किल ये होती है कि आपके सामने कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको ये नहीं पता कि ये दिन कब तक चलेंगे। ये फुटपाथ आपके नसीब में अगले कुछ महीनों तक लिखे हैं, कुछ सालों तक लिखे हैं, या ज़िंदगी भर के लिए लिखे हैं, ये बताने वाला तो कोई था नहीं। लेकिन अपने पापा के साथ अपने खेतों में टहलते हुए एक बात ज़रूर सीखी थी। पापा मेरे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा, जीवन का एक रूल है कि अगर मिट्टी में तुमने बीज बो दिए तो पौधा आज नहीं तो कल पनपना ही है। मैंने क्या किया जानते हैं? मैंने मुंबई की मिट्टी में अपने सपने बो दिए। हिसाब हुआ दोस्तों, जो उधार मेरा वक्त में था, वक्त ने वो उधार चुकाया और सूद ब्याज के साथ चुकाया। मैं उन फुटपाथों से उठा और सीधे महानायक श्री अमिताभ बच्चन के सामने जा बैठा। बच्चन साहब मेरी लाइनें बोल रहे थे, मेरे लिखे हुए डायलॉग्स बोल रहे थे, और मैं कैमरे के पीछे रो रहा था। मुझे कहा गया कि ये क्या है, बड़ी बचकाना हरकत कर रहे हो। मैंने कहा आप समझ नहीं सकते कि जिनके डायलॉग सुन के, जिनको पूरी ज़िंदगी टेलीविजन पे, थिएटर पे देख के, मेरे पास माँ है, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, आज वो मेरी लाइनें बोल रहे हैं। इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में कुछ आ नहीं सकता। तो एक सिलसिला शुरू हो गया रियलिटी शोज़ लिखने का। वो गौरीगंज के एक किसान का बेटा अब लाइफ में क्या कर रहा था? जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े रियलिटी शोज़ हैं वो मैं लिख रहा था। बहुत लंबी लिस्ट है। KBC, झलक दिखला जा, नच बलिए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल, सारेगामापा, जो भी आप नाम ले सकते हैं। दुनिया की नज़र में मैं कामयाब हो चुका था। ये सिर्फ मनोज को अंदर से पता था कि यार ये वो मंजिल तो नहीं है जहाँ आने के लिए हमने अपना बस्ता पैक किया था आज से कुछ बरस पहले। हमें तो गाने लिखने थे, हम तो सिनेमा के लिए काम करने आए थे, हम तो साहिर के गाने सुन के आए थे कि एक दिन हम भी नगमे लिखेंगे, गीत लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारे साथ? ऐसा कब हो गया कि हमने अपने सपने और अपनी शायरी EMI की भेंट चढ़ा दी? कुछ खटकता था अंदर से। और फिर जानते हैं क्या हुआ? एक ऐसे वक्त में जब मेरी कीमत लाखों में लगाई जा रही थी रोज़ की, एक दिन टेलीविज़न पे काम करके मैं एक अच्छा खासा हेफ्टी चेक लेके घर पहुंच सकता था। जब मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा प्रेशर, घर परिवार की जिम्मेदारियां, EMIs सब कुछ थी, एक दिन अचानक मैंने टेलीविज़न छोड़ दिया। ये कमाल है कि जब ज़िंदगी की गाड़ी फुल रफ्तार में दौड़ने लगी तो हम चलती हुई गाड़ी से कूद गए। और क्यों कूद गए? इसलिए कूद गए कि हमें इस गाड़ी में
हमने 15 साल गुजार दिए, इससे ज़्यादा यहाँ हमें रहना नहीं चाहिए था। कुछ नया, जो आपके ओरिजिनल सपने थे उनको पूरा करना है, गाने लिखने हैं। खैर, गाड़ी से कूद गए तो अब जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से मुश्किलों का सिलसिला शुरू होना था, फिर से वो प्रेशर, वो दबाव, वो हालात का डर कि अब कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसा कोई फैसला कर लेते हैं, मैंने पहले भी लीप ऑफ फेथ के बारे में एक बात कही थी, जब आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो पूरी की पूरी कुदरत, पूरी की पूरी कायनात वो मिलजुल के आपका साथ देने लगती है, आपका सपोर्ट करने लगती है। रातों रात तो कुछ नहीं हुआ, कुछ साल गुजर गए, पर कुछ साल गुजरने के बाद गलियाँ हुआ। एक दिन यूं ही अचानक मैंने अपने आप को एक अलग से लाइमलाइट में पाया और मैंने देखा कि मेरा गाना इस देश का सबसे बड़ा हिट गाना है इस साल का, चार्ट्स पर रूल कर रहा है। ऐसा कोई गली मोहल्ला पूछा नहीं है, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ मेरा गाना नहीं बज रहा। खुश था मैं कि जिस रिस्क को ये समझ के लिया था कि पता नहीं इसकी आगे मंजिल कहाँ है, कहीं पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे, वो रिस्क कामयाब हुआ। फिल्मों के गाने लिखने शुरू किए और इस तरह से लिखे कि अगले कुछ सालों में सैकड़ों फिल्मों के गाने लिख डाले गए और चार्ट्स पे हमारे गाने रूल करते रहे। ये सब कुछ मुमकिन हुआ इसलिए क्योंकि चलती हुई गाड़ी से उतरने का जोखिम जो था वो मैंने ले लिया था। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं पूरी ज़िंदगी वैसे ही गुजार दूँ जैसे आराम से चल रही थी, कुछ अपने कंफर्ट जोन में, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं थी। बट आई चेंज्ड, आई टुक दैट रिस्क। और आज जब मैं सोचता हूँ, आई लुक बैक, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, या फिर ये कहने की एक थ्योरी मेरे दिमाग में आती है कि सुपरमैन हवा में उड़ सकता था, हनुमान जी हवा में उड़ते थे, आप क्या कर सकते हैं? जवाब ये आएगा आपका कि भाई वो तो सुपर हीरोज़ हैं, हम नहीं हैं। लेकिन दोस्त, गलती जो है ना वो इंसान से होती है, कभी कुदरत से नहीं होती। ज़रूर उसको इस दुनिया में कुछ बदलना था, हमारे ज़रिए कुछ बदलना था, तो उसने हमें बना के, प्रोग्राम करके हमें यहाँ भेजा और ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा, हमें भी एक सुपर पावर दिया। बस कमाल ये है कि हम में से कुछ लोगों ने वो सुपर पावर पहचान लिया, लेकिन वो लिस्ट जिन्होंने अपना सुपर पावर नहीं पहचाना वो और भी ज़्यादा लंबी है। बदकिस्मती से मैं उनके नाम आपको नहीं गिना पाऊंगा क्योंकि उन लोगों ने नाम पैदा ही नहीं किया। डिसाइड करना है आपको कि आप कौन सी लिस्ट में रहना चाहते हैं, वो स्टीव जॉब, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े नामों वाली, या फिर गुमनामों वाली। और जब एक दिन आप ये तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें तो पहली लिस्ट में रहना है, तो पता है इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको अपना सुपर पावर ढूंढना है। मैं चाहता हूँ आप मुझे भूल जाएं, मेरी सारी बातें भूल जाएं, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखें, सिर्फ दो शब्द याद रखें, सपने और सुपर पावर। सपने जो आप देखते हैं और उनको पूरा करने का सुपर पावर जो आपके ही अंदर है। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। थैंक यू वेरी मच।